दोस्तों, सबको राम राम। आज का शुभ दिन, पितरों के लिए श्रद्धा भरा दिन, उनको नमन करने का दिन, आज उनको भोजन खिलाने का दिन। तो हमारी हिंदुता में आज श्राद्ध मनाया जा रहा है। जहाँ से भी काटा मैं एडिटिंग कर दूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आज श्राद्ध है और मस्या है, तो पितृपक्ष को भोजन समर्पित किया जाता है। और ये मटर पनीर बनेगा और आलू गोभी की आपको फाइनल पोजीशन दिखाई जाए। एक मिनट, अब दिखाई जाएगी आलू गोभी बाय NKS। और ये है अपनी पंडितों वाली खीर। इसमें टोटा चावल डाला है, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो अभी इसमें कड़ने में और टाइम लगेगा। कड़ कड़ के ये कड़ी तो नहीं, खीर बनेगी। और मज़ेदार चीज़ इसमें बनेगी ये मटर पनीर। इसमें कोई भी लहसुन, अदरक, प्याज वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ टमेटोज है। टमेटोज। मेरी जानवी मेरे को टमाटर बोलने पे नाराजगी दिखाती। क्या पापा, इट्स टमेटोज, टमेटोज। तो ये जानवी जी के लिए था टमेटोज। ज़्यादा हो रहा है तो मैं चुप कर देता हूँ। तो मटर पनीर और पनीर को क्यूब में काटा जाएगा। और ये है हमारा दही, इसमें बूंदी दही बनेगा। और समर्पित करके अपने पितरों को आशीर्वाद दिया जाएगा, बड़े भाई को भी आशीर्वाद दिया जाएगा, फिर भोजन दिया जाएगा। जय माता दी, जय हो, शिव शंकर, जय हो। तो पितृपक्ष के दिन पितरों के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन, फाइनल पूरियाँ तैयार, खीर तैयार और पनीर भी तकरीबन बनने को तैयार है। अभी बस एक उबाला आएगा और ये भी फाइनल हो गई है। थोड़ी सी और ये हो जाएगी गाड़ी। ला भाई काका नरेंद्र शर्मा, गरम गरम अज पूरियाँ खा। ठीक है भाई। और ਇਹਦਾ उबाला आना शुरू हो गया। बहुत ही बढ़िया मटर पनीर बने हैं। पर अफसोस ये है कि जो अपने मटर हैं आजकल फ्रोज़न ही आ रहे हैं। बहुत मार्केट में ढूंढा कि फ्रेश मिल जाएँ, 200 रुपये किलो भी मिलें, पर मिलें तो एंड में डिसाइड करना पड़ा भैया फ्रोज़न ही ले लो। फ्रोज़न मटर से ही मटर पनीर बनाएंगे। मेरे भाई साहब थे बड़े, धर्मेंद्र शर्मा जी, मटर पनीर उनकी फेवरेट सब्जी थी। और मेरे डैडी की थी आलू गोभी। और खीर गोल्डी धर्मेंद्र शर्मा की भी फेवरेट थी। जानवी जी ढक्कन निकालो जरा, खीर का रूप फाइनल दिखाया जाए। लाओ जी, देखिए भाई, वाह भाई वाह। हाँ, अपनी खीर बन गई, गाड़ी गाड़ी है। ਲੈ ਬਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਿਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ खीर भी खवाने हैं। वाह भाई, इसका ढक्कन खोल दो भाई, जितनी ठंडी होगी उतना ही वो मस्त खीर लगेगी। चलो ढक भी दो, फिर कुछ गिर भी जाते, थोड़ी सी जगह छोड़ देना। लो जी, शुद्ध पनीर। और दोबारा दिखाता हूँ फूली फूली गरम गरम पूड़ियाँ। तो जानवी जी की प्रेजेंस, वो कह रहे हैं मैं नहा के आऊँगी तो दिखाना है। तो मेरा गुग्गू छोटा सा बेबी नहा के आ गया है और बड़े पापा का फेवरेट दही तैयार कर रहा है। और ये छोटा सा धनिया जो है पनीर में डलेगा और वो हमारी स्पेशल बूंदी है, ये इन्होंने डाल दिया है। इसको भिगोते इसलिए हैं ताकि इसमें से जो तेल होता है
वो निकल जाए, कोई बात नहीं। बस 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 बस, ठीक है जी। ले आओ जी फिर, देखो इधर, फाइनली शॉट अब जानवी जी पकड़ेंगे। मैं इसमें पनीर में वो डाल दूं जरा। दोस्तों फाइनल मटर पनीर तैयार बाय एनकेएस एंड जानवी। ठीक है जी। और अब हमारा धनिया, यार असली धनिया तो यार नवंबर दिसंबर में आता है। ठीक है भाई, लो भाई असली पनीर, मटर पनीर तो बन गया। और ये पंडितों का शुद्ध स्वच्छ खाना होता है, तो इसको भी हमने नमक मिर्च भी टेस्ट नहीं की। और ये पूरी भी दिखाई जाए जानवी सेठ, और जो आपने फाइनल दही में बूंदी डाली है उसको भी दिखाया जाए। लो, मैं इसको भी बंद करने लगा हूँ। जय माता दी। ये 4 थालियां बनी हैं दादा दादी पापा और बड़े भाई धर्मेंद्र शर्मा के लिए। ये खीर, ये मटर पनीर और ये रायता, इसमें आलू गोभी और पूरियाँ। और अभी जानवी जी प्लेट तैयार कर रहे हैं गायें, गौ माता और कुत्ते के लिए और कौवे के लिए। तो सब आशीर्वाद दें, हमारे पितृ खुश हों और हमें भर भर कर आशीर्वाद दें। छवि को भी आशीर्वाद दें, जानवी अंचल हमारा खानदान आगे बढ़े, खुशियों से भरा हो। सभी दोस्तों से भी शुभ आशीष चाहेंगे, ताकि हम किसी पड़ाव में आके रुके नहीं, अड़चने ना आए। और मेरे इस बच्चे को भी आशीर्वाद दें, इसने बहुत मेहनत की है। और अगर आप मुझे भी बेस्ट विशेस दे सकते हैं। धन्यवाद मेरे दादा दादी पिताजी को और बड़े भाई को अगेन प्रणाम। जय माता दी। कल से शुरू होंगे नवरात्रे, तो नवरात्रों में शुभ दिन व्रत से शुरू करेंगे और एंजॉय करेंगे। आज की खुशखबरी ये भी है कि आज मेरी प्रिय मम्मी का बर्थडे भी है। उसे भी कोशिश करेंगे कि उसे सेलिब्रेट किया जाए। वैसे उनकी शुगर थोड़ी अभी भी ज़्यादा है, पर फिर भी वी विल ट्राई टू सेलिब्रेट इट, और कोई थोड़ी अच्छी डाइट रखी जाए उनके हिसाब से। तो विश माय मॉम अ बेस्ट ऑफ लक फॉर द गुड हेल्थ, एंड उनकी बहुत अच्छी आगे की उम्र भी कटे और हम उनकी छत्र छाया में और तरक्की करते रहें। जय माता दी एंड हैप्पी बर्थडे टू माय मॉम। थैंक यू। दादी माँ जय हो जय हो। दोस्तों अभी हम मंदिर जाने लगे हैं, और मेरी मम्मी के भी दर्शन कर लो। पहले मैं आपको पितृपक्ष की ये दिखा दूं फाइनल थाली, और इनको भी बधाइयाँ दे दो। हैप्पी बर्थडे मॉम। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, थोड़ी बढ़िया सेहत रहे, खुशी खुशी रहो, ज़्यादा टेंशन ना लिया करो। ठीक है जी। जय माता। खीर है जी, वो खीर गाड़ी 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 है, गाड़ी गाड़ी है, टेंशन ना लो। आज आलू गोभी ते पूरियां ने, कुत्ता गाय और कौवे की है। ठीक है जी।
बना ले ड्रीम होम। तो मंदिर की भी बना ले। तो दोस्तों आज पितृपक्ष के दिन, मस्या के दिन, हम अपने पूर्वजों के लिए अरदास करके आए हैं और वो हमें आशीर्वाद दें। और हमारे ड्रीम होम के मंदिर में ही हमने ये सब किया। भगवान करे हमारा ड्रीम होम खुशियों से भरा रहे और सब कुछ अच्छा चलता रहे। हमारे बुजुर्ग सब आशीर्वाद देते रहे। जय माता दी, जय माता दी। तो आज मेरे माता जी का भी जन्मदिन है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए मनोकामना की जाए, प्रार्थना की जाए। और शाम को उनका बर्थडे भी मनाया जाएगा। पिछले हफ्ते हम 11 दिन उनके साथ अस्पताल में ही लगा के आए हैं, और आई एम थैंकफुल टू गॉड अब वो ठीक रहे। जय माता दी। और अपना ड्रीम होम 115 अपना प्यारा बुलेट कम से कम 2 महीने हो गए स्टार्ट कर देता हूँ और चलाने का समय नहीं मिल रहा। मुझे सिखा दो फिर चला आज शाम को अगर टाइम मिला तो बुलेट पे ही गेड़ी मारी जाएगी। तू तो सो जाता भाई। तो जय माता दी, जय हो। तेरा बर्थडे विश करने लिए तेरा स्पेशल गेस्ट है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, दोबारा तो बोल, थैंक यू, थैंक यू। पूरा गा के भाई तन में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर दादी माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैपिंग कर दे अब। शाम को हम केक काटेंगे, ठीक है। मंदिर जाए, रोटी आ रही है। अपना ही मंदिर हाँ जी, हाँ जी, अपने ड्रीमों वाले मंदिर से खुला था। पंडित जी जाने वाले थे, फिर उनकी कॉल आ गई। चलो जी, एंजॉय योर डे। बढ़िया पूरियां पूरियां खाओ हम। दोस्तों आखिर में मस्या के दिन श्राद्ध का भोजन पितृपक्ष को प्रणाम करने के बाद बहुत अच्छा सुंदर खाना खाने के लिए तैयार। हमारे लल्लू लाल जी, इनको भी भूख लगी थी तो ये शुरू हो गए हैं। जानवी जी की थाली सज चुकी है। एनके जी भी खाने को तत्पर हैं। ये ज़्यादातर सामान मेरे द्वारा बनाया गया है, तो बड़ी ही मुझे खुशी हो रही है। सबसे पहले पूरी के साथ आलू गोभी, वाह परफेक्ट। मैं एक्चुअली अपनी तारीफ नहीं कर रहा, एक्चुअली इसमें भोजन होता है जो झूठा नहीं हो सकता, तो उसे टेस्ट भी नहीं करना होता। तो मैं अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उसमें डाला। तो अभी ये मटर पनीर भी टेस्ट करने लगा हूँ। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट हुआ। मटर पनीर में तो यम्मी नमक मिर्च है, अभी दादी माँ को भी अच्छा लगेगा। वो फिक्का फिक्का कहती रहती है भाई मेरे को, तो उसको बेचारी को बीपी है, तो ज़्यादा नमक डॉक्टर कहता नहीं देना। तो भाई वाह, जय माता। तो दोस्तों अभी इसको पूर्ण विराम करता हूँ, और शाम को मेरी मम्मी का आज बर्थडे है, शाम को मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ भाई, अच्छा खाना था। बुजुर्गों ने मिल छड्या गया। क्यों आए हो? तरी तो थोड़ी फेवरेट है। मेरे पितरों ने मिल गया। बच्चों को आशीर्वाद देना, सास ससुर
पति देव, गोल्डी, बच्चों को आशीर्वाद देना। बहुत अच्छी तरह उन्होंने मेहनत करके आपके लिए खाना बनाया। खाना स्वीकार करना, दक्षिणा स्वीकार करना, जो भूल चूक होगी है माफ करना। जय। हाँ भाई, कैसा था खाना? बहुत अच्छा है, नमक मिर्च बिल्कुल सही। बताओ पहले तो, नमक मिर्च तीनों में अलग अलग बताओ। गोभी में कैसा था? ठीक था, मैंने तो फिक्कियों खाई है। वो और मटर पनीर में वो भी ठीक है, फिक्का ही था। हैं? आलू मटर में तो परफेक्ट था, मुझे अपने हाथों पे प्यार हो गया। नहीं, गोभी में फिर कह सकते हो आप मैंने नहीं, बैलेंस इसमें नमक नहीं था। अरे था, हमने भी तो वही खाया, कोई एक्स्ट्रा नमक थोड़ी ना उसने मैंने डाला। गोभी में था थोड़ा कम। हाँ, वो आपके बीपी के कारण किया। अभी शाम को भी कुछ फंक्शन करेंगे तो ज़्यादा ना हो जाए। शाम ਨੂੰ शुगर मापांगे, फिर देखांगे भी प्रोग्राम बनाना कि नहीं, किते बर्थडे के चक्कर च थोड़ी शुगर शागर ਵੱਧ जाए। ठीक है? ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं तो मंजे ते पई हाँ, कुछ नहीं कर सकती। चलो कोई नहीं, थोड़े पुੱਤ हजे जवान है, कर देंगे सब। तुसी करें। ठीक है, ठीक है, उड़ने ओके जी। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा से। हम जब श्राद्ध करते हैं, इसका मतलब कि हम अपने पूर्वजों को अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। और श्रद्धा जरूरी नहीं है कि हलवा पूरी चने और उनकी मनपसंद चीजें बनाकर हो, ताकि वो चीजें उनको वहां पर मिलें और वो खाएं और संतुष्ट रहें। वो तो शरीर से पार हो चुके हैं, तो अन्न उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्नमया कोश है ही नहीं है। जरूरत है श्रद्धा की, प्रेम की। इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो पूर्वजों की आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ये भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक लगभग 16 दिनों का होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के नायक कर्ण की मृत्यु के बाद जब वो स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें भोजन के रूप में सोने के आभूषण मिले। तब उन्हें एहसास हुआ कि जीवन भर उन्होंने अपने पितरों के लिए अन्नदान नहीं किया था। पश्चाताप में उन्होंने भगवान यम से 16 दिन का समय मांगा ताकि वे अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें। इसी कथा के आधार पर पितृपक्ष मनाया जाता है, जिससे पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। इस समय के दौरान लोग अपने पितरों यानी पूर्वजों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करके उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस कथा का संदेश है कि पितरों को श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष को बहुत महत्व दिया जाता है। पितृपक्ष को लेकर अगर आप कुछ बताएं कि इसका क्या ज्योतिष की दृष्टि से क्या महत्व है, क्या एक धार्मिक परंपरा भर है या फिर इसका ग्रह नक्षत्रों से भी कुछ कनेक्शन है, प्रभाव पड़ता है? देखिए, नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यात्तो ना शोषयति मारुता। आत्मा अजर है, अमर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करती है, जैसे नवीन वस्त्र धारण करते हैं हम। जब हमने ये शरीर छोड़ दिया, ये जितने बंधन है हमारे, वो हमारे शरीर के ही बंधन है। आत्मा किसी बंधन से नहीं बंधी। ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के अलावा लॉजिक और फिलॉसफी के साथ बताऊंगा। तो मेरा ये मानना है, पितृपक्ष चल रहे हैं, आप अच्छा काम कीजिए, लोगों को हेल्प कर सकते हैं करिए, लेकिन किसी बहुत ज्यादा रीति रिवाज में मत बंधिए कि मुझे कौवे को खाना खिलाना है तो मेरे फादर के पास पहुंचेगा। सबसे पहले तो जो मैं रूल फॉलो करता हूँ वो सबको करना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स इस टाइम जिंदा हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, तो एक काम जरूर करें इस पितृपक्ष में। आप गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाते हैं, वाइफ के साथ डेट पे जाते हैं, तो जब तक वो जिंदा है और जब तक ये पितृपक्ष आए, पूरा एक दिन उनके साथ बिताइए, उनको शॉपिंग कराइए, उनको ले जाके डेट पे जाइए, खाना खिलाइए, उनको टाइम स्पेंड कीजिए। तो यहाँ से जो ब्लेसिंग्स आएगी वो आपके बाद में जब आप ये करोगे नाटक कि पिता तो नहीं है, कौवे को आप ढूंढते फिर रहे हो खिलाने के लिए। मेरा इतना लॉजिक है कि पितृ कभी किसी को परेशान नहीं करते, कभी किसी को। आप सोचिए, आपकी मदर है,
जब तक वो जीवित रही उन्होंने आपको बहुत प्यार किया, आपके बच्चे को बहुत प्यार किया। ऐसा क्या हो जाएगा कि मरने के बाद वो आपको सताने लगेंगी, पितृदोष आ गया जी, अब तुम मुझे ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर में ये विघ्न बाधाएं कर दूंगी, किसी की शादी नहीं होने दूंगी, हाँ, ये किसी की एजुकेशन नहीं, किसी के बच्चा नहीं होगा, पितृदोष आ गया। ये बकवास है, लूटपाट का तरीका है। और देखिए हर धर्म में मिलावट आती है। ऋग्वैदिक काल के बाद भारत का जो हिंदू धर्म है इसमें भी मिलावट आ गई। ऋग्वैदिक काल सबसे अच्छा काल था और जो आपकी ज्ञान और नॉलेज था वो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे। वहां पर लेडीज को भी यज्ञोपवीत करने की परमिशन थी, वो भी यज्ञ करती थी। गार्गी, विदुषी, अपाला, ये आपने नाम सुने होंगे। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि लेडीज हवन नहीं कर सकती, फिर आप 100 गायों का दान करोगे। तो देखिए जो धर्म की क्रांति आती है, पुनर्जागरण काल जिसको बोलते हैं। इसीलिए जब आदमी किसी एक धर्म से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो उसी समय फिर बौद्ध धर्म आ रहा है, जैन धर्म हो रहा है, जो अहिंसा को प्रमोट कर, अहिंसा के बारे में बात कर रहा है, जो बता रहा है कि आप अपने निराकार जो स्वरूप है ईश्वर का उसको फॉलो करें, किसी आडंबर में ना बंधे। पितृपक्ष है, ठीक है, मैं सबको बोलूंगा, एक तो आपके अगर माता पिता जीवित हैं आप उनको जरूर उनके लिए कुछ बेटर कीजिए, और पितृपक्ष में अगर कर सकते हैं तो अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम का मतलब किसी गरीब का पेट भरिए। इसमें ऐसा कोई मेरे हिसाब से बाउंडेशन नहीं है कि आपको ब्राह्मणों को ही खिलाना है, कौवा खाएगा तभी आपके घर में जाएगा, गाय खाएगी तभी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा एक है सभी की। आप किसी की भी आत्मा तृप्त करते हो, राह चलते किसी इंसान को आपने अगर पानी भी पिला दिया और उसकी आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकल गया तो 100 पितृपक्ष में किए गए ब्राह्मणों के उपायों से बेहतर है। पितृदोष को लेके तो बहुत सारी चीजें इस तरह की परंपरा रही है और किया जाता रहा है कि भाई पितृदोष लगाए तो आपकी शादी में देरी हो रही है, आपको धन नहीं मिल रहा है, संतान सुख नहीं है, और उसको लेके तमाम उपाय हैं। आप ये बोल रहे हैं तो उन सारे लोगों पे तो एक तरह से आप सीधे नकार रहे हैं, वो आपको दुश्मन की कैटेगरी में शामिल कर देंगे। देखिए मेरे स्टेटमेंट से मैं जो चीज बोलता हूँ रिसर्च बेस्ड बोलता हूँ। 50 लोग आते हैं, बहुत हजारों कुंडलियां मैंने देखी हैं, बोलते हैं पितृदोष की हम शांति करा चुके हैं लेकिन कोई उपाय फायदा नहीं हुआ। पहली बात तो मैं फिर वही कॉन्सेप्ट कहूंगा, आपके पितृ, पहली बात तो ऐसा है कि जैसे ही शरीर उन्होंने त्यागा, आपके साथ जो स्नेह था, जो मोह का बंधन था, खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं कि अगले 7 जन्मों तक आप ही के साथ जुड़ेंगे। आप भगवत गीता को फॉलो करते हैं तो जो मैंने बताया कि महात्मा ने नवीन वस्त्र धारण किए तो नई जगह गई होगी, किसी और के साथ उसका जो कमिटमेंट है वो पूरा कर रही है। आप यहाँ पर पितृदोष के नाम पर अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। पितृदोष नामक चीज मुझे लगती नहीं कोई बहुत ज्यादा होती है। ये जो आपके फिक्स कर्मा होते हैं कई मामलों में, जैसे कि मैंने बहुत चीजें देखी, नासिक में 1 लाख रुपए खर्च करके आ चुके पितृदोष की शांति के लिए, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हुआ। तो ओरिजिनल रीजन फाइंड आउट करना चाहिए कि इनके D1 चार्ट, D9 चार्ट, D7 चार्ट, D30 चार्ट, जितने डिविजनल चार्ट है, कहीं से भी बच्चे के लिए प्रमोट कर ही नहीं रहे। तो ये पितृदोष का इम्पैक्ट नहीं है, ये फिक्स कर्मा का इम्पैक्ट है जो उनकी लाइफ में आ रहा है, जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है। इसके लिए सिर्फ एक रेमेडी है, ईश्वर की डायरेक्ट आराधना। आप प्रेयर कीजिए, क्योंकि मिरेकल्स करने वाली जो क्षमता है वो ईश्वर में ही है, किसी व्यक्ति में नहीं है। और ईश्वर केवल कर्म के बंधनों से बंधे हुए हैं। अगर ईश्वर कर्म के बंधनों से बंधे नहीं होते तो राम के पिता जो कि दशरथ थे, उन्हें पुत्र वियोग में नहीं मरना पड़ता। ठीक है, कृष्ण को अपने जीवन में इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसी तरीके से जितने लोग हैं जो कर्म के बंधनों से ईश्वर कभी आपको मुक्त नहीं कर सकते। आपके द्वारा की गई प्रार्थना पूजा केवल उसी तरह काम करती है जैसे कि एक छतरी, जैसे कि बारिश हो रही है, जैसे कि कोई नेगेटिव इंपैक्ट होना है, ठीक है, आपकी लाइफ में, और आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हैं, धर्म कर्म के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अम्ब्रेला छाता आ जाएगा। आप जैसे ही घर से निकले आपके पास छाता आ गया, जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े गाड़ी खड़ी हो गई, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। बारिश को होना तो तय था, उसको तो ईश्वर ने भी नहीं रोका, लेकिन आपने अपने पुण्य कर्मों से, प्रार्थनाओं से एक गाड़ी अर्न की, एक छाता अर्न किया, जो कि आपको आगे आपकी मंजिल तक ले गया। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो किसी तरीके की पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं करते, तो वो बारिश में भीगते हुए जाते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं बीच रास्ते में रुक जाते हैं। मैंने तो जो सवाल बनाया था वो इस तरह से बनाया था कि इसका पूछूंगा कि दोष किस तरह से लगता है और उपाय, बट आप तो उसको उपाय मैं जरूर बता देता हूँ, उपाय जरूर बता देता हूँ। ये पितृदोष हो और चाहे ना हो, अच्छा, ये सबको करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों में वृद्धाश्रम बहुत है, और ऐसे वृद्धाश्रम है जहां पर लोग पेड, यानी उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, उनके बच्चे यूएस में है, दूसरी कंट्रीज में, तो उनको ये रहता है कि मुझे अगर कुछ हो गया तो कोई ऐसा तो होना चाहिए कि मुझे ले जाए। तो पेड सर्विसेज यानी 15,000 20,000 रुपए उल्टा दे रहे हैं वहां पर, कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, रूम दिया जा रहा है, सब कुछ, खाना पीना, योगा, मेडिटेशन, और एक ग्रुप बन रहा है तो अच्छे से रहे। तो उनके पास बोलने वाले लोगों की कमी है, बात करने वाले लोगों की कमी है। आप अगर सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में बेहतर हो, ये पितृदोष हो चाहे ना हो, आप किसी भी वृद्धाश्रम जाइए,
वहाँ कुछ समय उन बूढ़े बुजुर्गों के साथ बिताइए। उनका जो आशीष मिलेगा, जब आप उनको हंसाएंगे ना, आपने उनको एक जोक सुनाया, वो खिलखिला के हंस दिए, आप उनके घुटनों के पास बैठे बोले लाओ माँ मैं आपके थोड़ा सा तेल लगा दूं पैरों में, बहुत दर्द करते हैं आपके, तो वहां से जो आत्मा से आपको आशीर्वाद निकलेगा, और वो जो मैं कहता हूँ ना, ये झुर्री भरे हाथ वो उनमें कांप रहे होंगे, आपके माथे पर आकर जब रुकेंगे तो सूर्य चंद्रमा से केतु तक सब एक साथ ठीक हो गए। तो ये सबको करना चाहिए, पुण्य काम हमेशा करना चाहिए। आत्मा को अगर आप मानते हैं तो किसी की आत्मा को तृप्त करना, संतृप्त करना, मन से, क्रम से, वचन से, सबसे बड़ा पुण्य है, ये आप कीजिए। आप नए तरीके से चीजों को बता रहे हैं। तो दोस्तों 32 सेक्टर GMCH में आपका स्वागत। मम्मी का प्राइवेट रूम, काफ़ी शिवरिंग, काफ़ी बीपी हाई, सॉर्बिट्रेट से ही कंट्रोल हो रहा था, तो अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बाकी ये खुद बताएंगे। हाँ जी बोलो, पहला दसो की प्रॉब्लम हुई सी? शिवलिंग बीपी कितना हुंदा सी? बीपी तो ठीक ही ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हैं 145 नहीं, ਜਦੋਂ ਸੌਰਬਿਟਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ हाँ उस टाइम ज़्यादा था। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ 250 प्लस ਸੀ, 260 हाँ ਨਿਚਲਾ ਵੀ 167 190। जब एमरजेंसी थी। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। अच्छा ਹੁਣ ਦੱਸੋ। हाँ ज़्यादा ही था। ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, हाँ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, 3 ਕੰਬਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਡਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰਬਿਟਰੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਨ ਯੋਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ BP ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ we are not going to admit। मैं क्या इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे? what was the cause of high BP and fever? they straightway said no, we have no time। ठीक है जी। फिर ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੀਇੰਗ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਬਿਗ ਰਿਸਕ। हाँ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ। पहला एमरजेंसी, देन जनरल वार्ड, देन प्राइवेट वार्ड। 5वें दिन मिले। आज हमें 1 हफ्ता हो गया। हाँ और भी सिफारिशा ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। 8 ਨੰਬਰ ਵੇਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਰਨਲ ਵਾਰਡ, ਇੰਨੀ ਉਮਸ, ਇੰਨੇ ਮੱਛਰ, ਘੂੰ ਮੱਖੀਆਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। पेशेंट देख के दिल घबराਉਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। चलो हम दोनों रूम टूर भी करा दिए। ये है हमारा प्राइवेट रूम, ये है अटेंडेंट का रूम। देखो गद्दे हमने बचा लिए एक्स्ट्रा, और ये अटेंडेंट का ये चेयर, ये फैसिलिटीज़, ये सोफ़ा एंड बेड। एंड इनका बेड बहुत ही एडवांस है, जो कि फोर्टिस में होता है। देखो अब इसको मैं नीचे करूँगा तो अगर बेड को ऊपर नीचे करना है, सारी फैसिलिटीज़ है। प्राइवेट रूम इज़ बेस्ट इफ़ यू कैन अफोर्ड टू। टीवी लगा है, पंखा लगा है, AC चल रहा है। इस वक्त टेम्परेचर हो गया 25.5 और ऑक्सीजन है, सब कुछ है, एवरी फैसिलिटी है।
आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। बहुत ही अच्छा रूम, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज। इसके अलावा भी एक है, अगर आपका कोई ड्राइवर या कोई और है, ठीक है जी, आप अपने कपड़े भी सुखा सकते हैं। इट्स वेरी नाइस रूम। आपका अटेंडेंट या कोई एक्स्ट्रा गेस्ट आ गए तो रह सकते हैं। किचन भी है, तो वॉशिंग एरिया नहीं है, किचन के यूटेंसिल्स के लिए। फ्रिज भी है, ठीक है जी, आप अपना हॉट प्लेट पे कुछ भी बना सकते हैं, कर सकते हैं। वॉशरूम भी नॉट अ बैड। तो अच्छा है। तो अभी मेरी मम्मी GMCH 32 में है, तो कह रहे मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए 2 चिप्स दे दो। तो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब आएंगे तो वो बताएंगे। तो डॉक्टर साहब ने अलाउ कर दिया 2 पीसेस, नॉट 2 पैकेट्स। लो भी फिर 2 पीसेस। स्वाद है। हाँ ये दवाई का 150 PP है, वैसे थोड़े लिए नमक ठीक नहीं है, जहर है। बोलो ठीक है। ठीक है, जरा मुंह का टेस्ट तो बदला। चलो डॉक्टर आएगा पूछना जिन्होंने नवाना है ਅਸੀਂ, नॉट स्पॉन्जिंग। ब्रश भी करना। हाँ पूरा चंगी तरह नवाओ गर्म पानी ਨਾਲ। ठीक है। ठीक है। ਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, BP ਵਧੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ओके चलो भाई, लंबा पा दो, थोड़ा जा बेड ढीला ठीक कर दो। देख लो भी 32 च भी बेड 40 वाले आ गए। दिखाई जरा इधर नु, क्या बात है भाई, तरक्की हो रही है भाई हिंदुस्तान की। देश विकास की ओर बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है। गुड मॉर्निंग। भूख लगी है? ब्रेकफास्ट कर लिया? अभी नहीं करा, करूँगी। कैसा लग रहा है 32 में? ठीक है, बढ़िया। वार्डरोब बहुत अच्छा। AC रूम में ठंड लगती है? ना, पता नहीं चल रहा भी AC चल रहा है। और दसो एक्सपीरियंस अपने। ठीक है, अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो रहा, डॉक्टर नर्सेस क्लोज कर थोड़ा। चंगा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अच्छी तरह चेकअप कर, प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, और अल्ट्रासाउंड वाले ने हमारी काफ़ी हेल्प करी भी। आपको उसने गलत रिपोर्ट दी है। पेट में पानी नहीं है कहते? ना कहना, ना पेट में ना लीवर में कोई इन्फेक्शन नहीं है। बस कहना थोड़ी शुगर अफेक्ट कर रही है किडनी में। तो मिठा ना खाया करो, खासकर चोरी चोरी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ 40 ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਈ। 40 ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। 40 कितने शुगर? ਉਸ ਦਿਨ 40 ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ एक ਹੀ। दिन आई थी। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ NS ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਲੇਟੈਸਟ ਸ਼ੂਗਰ। रात को
उन्होंने वो इंसुलिन लगाया था। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨਾ, ਬੀਪੀ ਕਿੰਨਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। हाँ जी ठीक है, अब बीपी भी ठीक है, शुगर भी ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ओके। हाँ भाई जानवी सेठ, कितनी देर हो गई, 10 दिन शेव ही नहीं की, तो आज शेबू करूँगा इसी सटासट से। पुराने दिन याद आ गए दादू वाले, यही 32 सेक्टर, यही प्राइवेट रूम, और वो भी सी ब्लॉक ही था। तो अब खुशी खुशी जल्दी ठीक हो के घर जाओ, हाँ ठीक है? ठीक है। विश यू स्पीडी रिकवरी। चल भाई जानवी सेठ, करे आज शेबू शेब। शेबू। आज शेबू करेंगे, शेबू शेबू करेंगे। JT Beats. ਲੈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਾਵਾਂ ਸਭੇ ਰੀਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਦੂਰ ਕਰਤੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਹ ਨਾ ਖਵਾਈ ਚੂਰੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਭੱਜਾ ਫਿਰੇ ਅੱਡੀਆਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਹੋ ਬਾਪੂ ਭੱਜਾ ਫਿਰੇ ਅੱਡੀਆਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਚਾਈ ਚਾਈ ਵੰਡਦਾ ਆ ਭਾਜੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਹਣੀਏ ਨੇ ਦਿਲ ਫੜ ਲੈ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ।